हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाइयाँ भी ज़ोरों शोर से चल रही होंगी। तो चलिए बेटा, आज हम शुरू करते हैं पर यूनिट सिस्टम। तो बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर पर यूनिट सिस्टम से रिलेटेड एक लेक्चर लेके आइए, क्योंकि उसमें मुझे कन्फ्यूज़न है। तो यहाँ पे आज ये लेक्चर अगर आप अच्छे से ले लेते हैं तो आपको पर यूनिट सिस्टम से कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, चाहे वो आप मशीन में देखें या पावर सिस्टम में देखें। तो चलिए यहाँ पे आज का टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं कि आज के क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। पर यूनिट सिस्टम के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स पर यूनिट वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। इनमें से कौन सा पर यूनिट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी को बताता है, मतलब किसी भी क्वांटिटी की पर यूनिट वैल्यू को शो करता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि यार पर यूनिट होता क्या है, पर यूनिट सिस्टम का मतलब क्या है। तो बेसिकली अगर देखा जाए कि कोई भी सिस्टम अगर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि आपको 1 किलोमीटर और 1 मीटर को जोड़ना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। दैट मीन्स 1000 मीटर प्लस 1 मीटर, तो कितना हो जाएगा ये 1001 मीटर। इसका मतलब कि जब भी आप यूनिट में, अगर कोई सिस्टम का यूनिट है, देन वहाँ पर जब भी आप सिस्टम में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीज़न हो, तो उन सारी जगह पे सेम यूनिट होनी चाहिए। तो आपको यूनिट का कन्वर्जन करना पड़ता है, जिसके कारण कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। लेकिन जब हम पर यूनिट सिस्टम में बात करेंगे, देन पर यूनिट सिस्टम कैसा सिस्टम है, यूनिट लेस सिस्टम है। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। और जब बेटा इसमें कोई यूनिट ही नहीं है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि 2 पर यूनिट है प्लस 3 पर यूनिट है, देन ये टोटल कितना हो जाएगा, 5 पर यूनिट हो जाएगा। और यहाँ पर कोई भी आपको कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो पर यूनिट सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये यूनिटलेस सिस्टम है और इसमें कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाता है किसी भी कॉम्प्लेक्स पावर सिस्टम नेटवर्क के लिए। तो पर यूनिट सिस्टम क्या है, एक यूनिटलेस सिस्टम है। दूसरा, जब भी आप पर यूनिट का कन्वर्जन करते हो तो यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड अफेक्टेड होता है, इसमें कोई भी सिस्टम का फेज एंगल या उसका पावर फैक्टर अफेक्ट नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है 3 पॉइंट कि पर यूनिट कन्वर्जन ओनली अफेक्ट्स मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट अफेक्ट द फेज एंगल एज वेल एज द पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम, और उसके साथ साथ पर यूनिट क्वांटिटीज़ की कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो नोट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला आपको ध्यान में रखना है, पहला कि जो कैलकुलेशन है इट बिकम्स ईजियर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कैलकुलेशंस बिकम सिंपल और ईजियर। तो ध्यान रखना है, कैलकुलेशंस बिकम सिंपल और ईजियर। दूसरा, पर यूनिट system is a unitless system, इसमें कोई भी यूनिट नहीं होती है। तीसरा, अगर हम पर यूनिट्स कन्वर्जन की बात करें, देन पर यूनिट कन्वर्जन ओनली अफेक्ट, केवल किसको अफेक्ट करता है, ओनली अफेक्ट मैग्नीट्यूड। ये ध्यान रखना है कि पर यूनिट कन्वर्जन केवल और केवल मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, इट डज नॉट अफेक्ट द फेज एंगल एंड पावर फैक्टर, द फेज एंगल्स एंड पावर फैक्टर। मतलब कभी भी आप पर यूनिट कन्वर्जन कर रहे हो, देन ये केवल और केवल सिस्टम के मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करता है, ये उसके फेज एंगल या पावर फैक्टर को अफेक्ट नहीं करेगा। ये यूनिटलेस सिस्टम होता है और यहाँ पर कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाता है। क्लियर है बेटा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बाकी चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि किसी भी क्वांटिटी को पर यूनिट में हम कैसे चेंज करते हैं, तो जब भी हम बात करेंगे कि पर यूनिट वैल्यूज़ की, तो क्या होता है पर यूनिट वैल्यू। तो जब भी हम बात करेंगे कि पर यूनिट वैल्यू क्या है, या इसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पर यूनिट को हम पीयू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पीयू वैल्यू या पर यूनिट वैल्यू क्या होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल वैल्यू इन यूनिट्स
टू द बेस वैल्यू इन द सेम यूनिट, दैट इज इक्वल्स टू क्या, ये रेशियो है किसका, एक्चुअल वैल्यू या इसी को हम बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू, मान लिया इन सम यूनिट डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू, या इसी को बेटा बोला जाता है रेफरेंस वैल्यू इन सेम यूनिट। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो पर यूनिट वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये एक रेशियो है किसका, एक्चुअल वैल्यू टू द बेस वैल्यू। ये ध्यान रखना है कि एक्चुअल और बेस वैल्यू दोनों सेम यूनिट में होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमें पावर निकालना है पर यूनिट में, तो हम लिख सकते हैं कि पावर इन पर यूनिट बराबर कितना होगा, एक्चुअल पावर, ये लिख सकते हैं एक्चुअल पावर डिवाइडेड बाय बेस पावर। मतलब यहाँ पर जब भी आपको पावर इन पर यूनिट निकालना है तो एक्चुअल पावर डिवाइडेड बाय बेस पावर हो जाएगा। तो ये किस में आ जाएगा बेटा, पर यूनिट में आ जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल आपको कैलकुलेट करना है वोल्टेज इन पर यूनिट, देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वोल्टेज इन पर यूनिट बराबर कितना, यहाँ VPU से डिनोट करूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअल वोल्टेज डिवाइडेड बाय बेस वोल्टेज। तो हमेशा जब भी आपको निकालना है तो आप सिंपली क्या करो, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। सपोज करंट कैलकुलेट करना है तो बेटा करंट इन पर यूनिट कितना हो जाएगा, करंट इन पर यूनिट ये अब आप बता सकते हो I पर यूनिट बराबर कितना, एक्चुअल करंट, ये आपका ओरिजिनल करंट है टू द रेफरेंस मतलब बेस करंट। तो बेस करंट मीन्स जब भी आपको पर यूनिट में कन्वर्जन करना है तो आपको एक बेस वैल्यू एज्यूम करनी होगी कि हमारा बेस वोल्टेज क्या है, बेस करंट क्या है या बेस पावर क्या है। जैसे अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा आपको बताना है इम्पीडेंस इन पर यूनिट, तो अगर हम बात करें कि इम्पीडेंस इन पर यूनिट आपको कैलकुलेट करना है तो इम्पीडेंस इन पर यूनिट तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ZPU से। तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल इम्पीडेंस डिवाइडेड बाय बेस इम्पीडेंस। तो बहुत सिंपल तरीके से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। इज दैट क्लियर? ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बेटा कि सिंपल किस तरह से आप पर यूनिट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्चुअल अपॉन बेस बस आपको करना है। अगर हम बात करें कि कभी भी बेस इंपेडेंस आपको लिखना है तो बेस इंपेडेंस या बेस करंट क्या है, तो आपको पता है कि अगर हम एस बेस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, वी बेस इंटू आई बेस हो जाएगा। ये किसके लिए होगा, दिस इज फॉर सिंगल फेज सिस्टम। ये किसके लिए है बेटा, सिंगल फेज सिस्टम के लिए। कितना, एस बेस बराबर वी बेस इंटू आई बेस। तो यहाँ बेस करंट अगर हम कैलकुलेट करें तो आई बी बराबर कितना, एस बी अपॉन वी बी हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बेस इंपेडेंस निकालें तो बेटा इंपेडेंस क्या होता है, इंपेडेंस जब भी हम बात करें तो इंपेडेंस रेशियो होता है किसका, वोल्टेज और करंट का। तो बेस इंपेडेंस ZB बराबर कितना लिख सकता हूं, VB अपॉन IB। तो यहां बेस इंपेडेंस भी हम लिख सकते हैं ZB बराबर VB अपॉन IB। तो यहां से आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं VB अपॉन IB, या आप ऐसे भी लिख सकते हो यार कि ZB बराबर कितना, VB अपॉन IB। तो VB यहां पे हो गया VB डिवाइडेड बाई IB। अभी हमने लिखा कितना होता है, IB बराबर होता है SB अपॉन VB। तो SB यहां पे लिख सकते हैं SB अपॉन VB, ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा बेस इंपेडेंस। मतलब बेस इंपेडेंस की वैल्यू अगर देखें तो VB अपॉन IB कर सकते हो, मीन्स जो बेस वोल्टेज अपॉन बेस करंट, या आप लिख सकते हो कि बेस वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन SB मतलब बेस पावर। इसको दूसरे टर्म में भी लिखा जा सकता है कि जब भी हम बेस इंपेडेंस की बात करें तो बेस इंपेडेंस बराबर कितना, जैसे कि हम बेस वोल्टेज मान लो KV में, तो इसको लिख सकते हैं KV बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, MVA बेस। तो इस तरह से हम बेस इंपेडेंस का फॉर्मूला बहुत जगह पे भी मेंशन होता है, तो आपको कंफ्यूज करने की होने की जरूरत नहीं। ये किस में आता है, ओम में आता है। कितना हो जाएगा, KV बेस का स्क्वायर अपॉन MVA बेस। तो आपको आज से ध्यान रखना है कि बेस इंपेडेंस कितना होता है, V बेस का स्क्वायर अपॉन S बेस या KV बेस का स्क्वायर अपॉन MVA बेस। क्लियर है बेटा? आई थिंक ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि मान लिया हमारे पास एक सिस्टम वोल्टेज है जिसका एक्चुअल वोल्टेज मैं लिख रहा हूं, मान लिया वो एक्चुअल वोल्टेज कितना है, हमने मानना 11 kV का,
क्लियर है। हमने ये मान लिया कि हमारे पास जो एक बेस वोल्टेज है, बेस वोल्टेज हमने मान लिया 33 kV। तो अगर आपको पर यूनिट वोल्टेज पूछ रहा है तो वोल्टेज इन पर यूनिट बराबर कितना होता है, एक्चुअल बेस, एक्चुअल वोल्टेज अपॉन बेस वोल्टेज। तो एक्चुअल कितना है 11, बेस कितना है 33। ये ध्यान रखना है, दोनों किस में होने चाहिए, सेम यूनिट में होने चाहिए। तो 11 kV डिवाइडेड बाई 33, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1.1/3, या इसी को हम बोलेंगे 0.33 पर यूनिट। तो हमें ये पर यूनिट वोल्टेज पता चल गया कि कितना है, 0.33 पर यूनिट। दैट मीन्स अगर देखा जाए तो 11 kV जो है वो किसके बराबर है, 0.33 पर यूनिट के बराबर है। तो ये ध्यान रखना है कि पर यूनिट सिस्टम में आप क्या करते हो, हमेशा एक्चुअल डिवाइडेड बाय बेस, ये रेशियो होता है एक्चुअल और बेस का। और कभी भी पर यूनिट से परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज वैल्यू जब भी आपको निकालनी है तो जितना भी पर यूनिट वैल्यू है उसमें आप 100 से क्या करो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो। आपको क्या पता चल जाएगा, परसेंटेज वैल्यू पता चल जाएगी। तो परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, आपको सिंपली ध्यान देना है कि पर यूनिट वैल्यूज में 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर हम 100 से यहां पे मल्टीप्लाई कर दें तो जो पर यूनिट वोल्टेज आएगा तो वो परसेंटेज वोल्टेज कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 33%। क्लियर है। तो इस तरह से आप आसानी से बता सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि पर यूनिट सिस्टम में पर यूनिट वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल अपॉन बेस। पर यूनिट अगर निकालना है तो सिंपली आपको बेस से डिवाइड कर देना है एक्चुअल वैल्यू को। परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, पर यूनिट वैल्यू में 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर। और बेस इंपेडेंस ध्यान रखना है, केवी बेस का स्क्वायर अपॉन एमवीए बेस होता है। इज दैट क्लियर। अगर 3 फेज सिस्टम होगा तो यहां पर एस बेस बराबर कितना हो जाएगा, √3 वी बेस इंटू आई बेस हो जाएगा बेटा। तो यहां पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये हमने सिंगल फेज सिस्टम के लिए नोट कर लिया है। 3 फेज सिस्टम के लिए यही एस बेस √3 वी बेस इंटू आई बेस के बराबर हो जाएगा। तो आई बेस एस अपॉन √3 वी बेस हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो यहां पे कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे ये चीज़ हमें पता चल गई कि किस तरह से हम बेस वोल्टेज और एक्चुअल वोल्टेज को पर यूनिट में, या कोई भी बेस क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी को पर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अगर देखा जाए कि क्वेश्चन पे हम अपने आए तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द पर यूनिट वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो पर यूनिट वैल्यू क्या होती है, हमेशा पर यूनिट वैल्यू बराबर, अब आपको समझ में आ गया होगा किसके बराबर, एक्चुअल वैल्यू इन सम यूनिट, इन सम यूनिट डिवाइडेड बाई कितना, बेस वैल्यू, या इसी को रेफरेंस वैल्यू बोलते हैं बेटा, इन सेम यूनिट, इन सेम यूनिट। तो यही आपकी पर यूनिट वैल्यू हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी इन एनी यूनिट टू द बेस वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इन द सेम यूनिट। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द बेस करंट and base voltage of a 345 kV systems are 3 किलो एम्पियर and 3000 kV। मतलब यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है कि कोई भी आपका 345 kV का सिस्टम है जिसमें बेस करंट और बेस वोल्टेज दिया हुआ है। कितना है बेस वोल्टेज और बेस करंट, बेस वोल्टेज अगर देखा जाए बेटा तो वो 300 kV का है, और बेस करंट की बात करें तो ये है 3 किलो एम्पियर, मतलब कितना है ये 3000 एम्पियर का। ठीक है। अब ये कह रहा है कि द पर यूनिट वोल्टेज, पहला क्या निकालना है, हमें पता क्या करना है, पर यूनिट वोल्टेज पता करना है। तो बताइए V पर यूनिट कितना होगा, हमेशा हमें पता है कि एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। तो बताइए एक्चुअल कितना है, 345 kV का सिस्टम है और उसका पर यूनिट वोल्टेज कितना है। पर यूनिट वोल्टेज हमने यहां पर मान लिया है, जो बेस वोल्टेज हमने माना है वो बेस वोल्टेज कितना माना है, 300 kV। तो बेटा आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू किसके बराबर है, 345 kV के। जबकि बेस वैल्यू की अगर बात करें तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ये मान लिया है कि इसका जो बेस वैल्यू है वो कितना है, बेस वैल्यू है 300 kV। तो 345 को हमें डिवाइड कर देना है किससे, 300 से। तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1.15 पर यूनिट। तो किसके बराबर हो जाएगा, 1.15 पर यूनिट के बराबर हो जाएगा। जब भी आप एग्जामिनेशन में जाओ तो सबसे पहले जो पहली
ही चीज पूछी है उसको आप कैलकुलेट करो और तुरंत आप ऑप्शन पे आ जाओ। तो यहां पर ऑप्शन सी और डी तो होगा नहीं, या तो ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन बी हो सकता है। तो अब आपको बेस इंपेडेंस भी कैलकुलेट करना होगा। तो बेटा आपको पता है कि बेस इंपेडेंस कितना होता है। बेस इंपेडेंस बराबर हमने अभी आपको लिखवाया था बेस वोल्टेज डिवाइडेड बाय बेस करंट, और बेस वोल्टेज ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना है बेस वोल्टेज? बेस वोल्टेज है 300 केवी का, और बेस करंट कितना है? 3 किलो एम्पियर का। तो ये ध्यान रखो कि 300 के किलो में है, ये कैंसिल हो जाएगा और के कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, दैट मीन्स 100 ओम आ जाएगा। तो बेस इंपेडेंस पता चल गया 100 ओम का, और यहां पर यूनिट वोल्टेज है 1.15 पर यूनिट का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है फॉर्मूला लगा के। ऑलरेडी फॉर्मूला हमने आपको बता दिया है, तो याद नहीं करना है यार, इसको रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है केवल। नेक्स्ट, अगला अगर कभी भी बात करें कि किसी भी सिस्टम का बेस इंपेडेंस आपको पता है। बेस इंपेडेंस कितना होता है बेटा? बेस इंपेडेंस हम जानते हैं कितना होता है, वी बेस अपॉन आई बेस। यही किसके बराबर होता है? वी बेस स्क्वायर अपॉन एस बेस के, या हम इसको क्या लिख सकते हैं? के वी बेस का स्क्वायर अपॉन एम वी ए बेस। एक चीज आप ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और या ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इन दो फॉर्मूले में कोई भी फॉर्मूला याद रखना है, बट ये ध्यान रखना है कि आपकी यूनिट्स जो है का बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए, बेस इंपेडेंस अगर पता चल गया तो पर यूनिट इंपेडेंस क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। तो एक्चुअल इंपेडेंस अपॉन बेस इंपेडेंस, तो क्या होगा? एक्चुअल इंपेडेंस जेड एक्चुअल हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय बेस है, तो बेस कितना है? के वी बेस का स्क्वायर अपॉन एम वी ए बेस। तो ये क्या हो सकता है? ये हो जाएगा एस बी अपॉन वी बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? या इसी को हम लिख सकते हैं जेड एक्चुअल इंटू एम वी ए बेस डिवाइडेड बाई के वी बेस का होल स्क्वायर। यही हमारे पर यूनिट इम्पिडेंस का फॉर्मूला है। तो बेटा आपको पर यूनिट इम्पिडेंस का ये फॉर्मूला ध्यान में याद रखना होगा। क्लियर है? तो अब हमें समझना है ये कि हम एक बेस से दूसरे बेस में किस तरह से कन्वर्जन कर रहे हैं। सपोज किसी भी क्वेश्चन में क्या हुआ कि एक बेस मान के कोई पर यूनिट वैल्यू दी गई है, क्योंकि डेफिनेटली आप देखो यहां पर कि जो पर यूनिट वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? पर यूनिट वैल्यू डिपेंड करती है किस पे? बेस पे। अगर बेस चेंज होगा सिस्टम का तो उसका पर यूनिट भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि हमेशा पर यूनिट वैल्यू डिपेंड्स ऑन बेस वैल्यू। किस पे डिपेंड करेगी? बेस वैल्यू पे। अगर आप यहां मैंने सिंपल हिंदी में लिख दिया कि अगर आप बेस वैल्यू को चेंज करते हो, किसको चेंज करते हो? बेस वैल्यू को चेंज करते हो बेटा। तो बेस वैल्यू को चेंज अगर करते हो तो पर यूनिट वैल्यू भी चेंज होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आपकी पर यूनिट वैल्यू है वो बेस वैल्यू पे डिपेंड करेगी। अगर आप बेस वैल्यू को चेंज करते हो तो पर यूनिट वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम एक बेस से दूसरे बेस में कन्वर्जन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि Z पर यूनिट ओल्ड है, मान लिया Z पर यूनिट ओल्ड है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंपली Z पर यूनिट ओल्ड। अगर देखा जाए तो हम यहां पे लिख सकते हैं ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा ओल्ड बेस के हिसाब से है। किसके हिसाब से है? ये ओल्ड बेस के हिसाब से है। तो यहां पर Z एक्चुअल ये तो वही रहेगा, इनटू कितना हो जाएगा? MVA बेस, लेकिन ये कौन सी वैल्यू? ओल्ड, अपॉन के वी बेस का होल स्क्वायर, लेकिन ये कौन सी वैल्यू? ओल्ड की। ऐसे ही अगर हम बात करें कि Z पर यूनिट न्यू, मतलब नए बेस पे आपका Z पर यूनिट कितना होगा? तो Z एक्चुअल तो बेटा सेम रहेगा, इनटू ये क्या हो जाएगा? MVA बेस न्यू अपॉन के वी बेस न्यू का होल स्क्वायर। लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो Z पर यूनिट न्यू किसके बराबर हो जाएगा? Z पर यूनिट ओल्ड इनटू ये किसके बराबर? MVA बेस न्यू अपॉन MVA बेस ओल्ड इनटू KV बेस ओल्ड अपॉन KV बेस न्यू का
होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और ये रिलेशन बेटा आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर रिलेशन पे पूछे जाते हैं। तो हमेशा z पर यूनिट न्यू किसके बराबर हो जाएगा, z पर यूनिट ओल्ड इंटू MVA बेस न्यू। याद रखने का तरीका क्या है कि m क्या है, m आपका MVA है तो m के बाद क्या आता है n, तो ये ध्यान रखना है कि mn हमेशा ऊपर रहेगा, दैट मीन्स MVA बेस न्यू तो डिवाइड बाई MVA बेस ओल्ड, और जस्ट इसका उल्टा KV बेस ओल्ड डिवाइडेड बाई KV बेस न्यू का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, या आप इन टर्म्स ऑफ पावर एंड वोल्टेज भी याद रख सकते हैं यार कि जो z पर यूनिट न्यू होगा वो z पर यूनिट ओल्ड s बेस न्यू अपॉन s बेस ओल्ड इंटू v बेस ओल्ड अपॉन v बेस न्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अगर आपसे ये पूछा जाए, यहां पर एक चीज अगर आपसे ये पूछी जाए, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं यहां पे लिखना चाहता हूं कि अगर आपको s पर यूनिट न्यू पूछ दिया तो क्या लिखोगे, यहां पर सिंपल आप लिखोगे s पर यूनिट ओल्ड इंटू s बेस, ध्यान रखना ये क्या लिखना है, s बेस ओल्ड डिवाइडेड बाई s बेस न्यू। क्लियर है। यहां पर अगर आपसे v पर यूनिट न्यू पूछ दिया, क्या पूछ दिया, v पर यूनिट न्यू, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, v पर यूनिट ओल्ड इनटू किसके बराबर, यहां पे v बेस ओल्ड डिवाइडेड बाई v बेस न्यू, v बेस न्यू। क्लियर है। क्योंकि यहां पे सिंपली अगर देखा जाए तो जो रेटिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, यहां पर अगर देखें तो बेस वैल्यू के, तो हम ये लिख सकते हैं कि s बेस न्यू, सॉरी जो रेटिंग होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेस वैल्यू है। तो s बेस न्यू अगर हम लिखें s पर यूनिट न्यू तो s पर यूनिट ओल्ड इंटू s बेस ओल्ड अपॉन s बेस न्यू। और अगर हम v पर यूनिट न्यू देखें तो सिंपल सा है v पर यूनिट ओल्ड इंटू v बेस ओल्ड अपॉन v बेस न्यू हो जाएगा। बिकॉज आपको सिंपल सा पता है कि v पर यूनिट बराबर कितना होता है, v पर यूनिट बराबर v एक्चुअल होता है अपॉन v बेस होता है। तो यहाँ पर ओल्ड और न्यू का कॉम्बिनेशन देखोगे तो एक्चुअल कट जाएगा और यहाँ पर सिंपली जो पर यूनिट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द बेस वैल्यू। जितनी ज़्यादा आप बेस वैल्यू रखोगे उतना पर यूनिट आपका क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा फॉर अ सेम एक्चुअल वोल्टेज। क्लियर है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए यहां पर अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको एक चीज याद रखनी है, भूलनी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कि z पर यूनिट न्यू बराबर z पर यूनिट ओल्ड MVA बेस न्यू अपॉन MVA बेस ओल्ड इंटू KV बेस ओल्ड अपॉन KV बेस न्यू का होल स्क्वायर। तो चलिए यहां पर शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पर यूनिट वैल्यू, यहां पे ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पर यूनिट वैल्यू ऑफ अ 4 ओम रजिस्टर। हमारे पास एक 4 ओम का रजिस्टर है, इसकी पर यूनिट वैल्यू हमसे पूछ रहा है एट 100 MVA बेस, मतलब यहां पर बेस पावर अगर देखें तो कितना है 100 MVA, और यहां पर बेस वोल्टेज देखा जाए दैट मींस V बेस कितना है बेटा 10 kV है। तो इस 10 kV वोल्टेज पे और 100 MVA पावर पे 4 ओम, मतलब ये कौन सी वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है। क्या है, एक्चुअल वैल्यू है रजिस्टर की। तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी रजिस्टर की पर यूनिट वैल्यू बराबर उस रजिस्टर की एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस इंपेडेंस। बिकॉज AC में अगर देखा जाए तो हम हमेशा जो है जब भी रजिस्टेंस R पर यूनिट या X पर यूनिट निकालेंगे तो उसका जो बेस होगा वो इंपेडेंस ही लेते हैं। तो R पर यूनिट बराबर R एक्चुअल अपॉन Z बेस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा, R एक्चुअल कितना है 4 ओम है डिवाइडेड बाई Z बेस। तो हमें क्या निकालना होगा बेटा, हमें Z बेस निकालना होगा। तो Z बेस कितना होता है, बेस इंपेडेंस हमने ऑलरेडी बताया कि V बेस का स्क्वायर अपॉन S बेस, या सर ने बताया हुआ है कि KV बेस का स्क्वायर अपॉन MVA बेस। बोलो यार, ये ऑलरेडी बताया हुआ है। तो बेस इंपेडेंस कितना आ जाएगा, KV बेस का स्क्वायर दैट मींस 10 KV का, तो 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय MVA बेस। MVA कितना है, यहां पर 100 है तो 100 आ जाएगा, दैट मींस 1 ओम का बेस इंपेडेंस है। कितने ओम का बेटा, 1 ओम का बेस इंपेडेंस है। तो इसका बेस इंपेडेंस 1 ओम आ गया, तो R पर यूनिट किसके बराबर, 4 पर यूनिट के बराबर हो गया।
क्लियर है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो जब भी आर पर यूनिट या एक्स पर यूनिट आप निकालोगे तो चूंकि z बराबर कितना होता है आर प्लस माइनस जे एक्स, तो यहाँ पर जब भी आप आर पर यूनिट या एक्स पर यूनिट निकालोगे तो वो किसके हिसाब से, उसके बेस इंपेडेंस के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो आर पर यूनिट बराबर आर एक्चुअल अपॉन जेड बेस और एक्स पर यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है सिंपल कि आर पर यूनिट बराबर होता है आर एक्चुअल अपॉन जेड बेस, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जेड बेस बराबर कितना होता है वी बी अपॉन आई बी, तो इसको हम लिख सकते हैं आई इंटू आर अपॉन वी। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है आई इंटू आर अपॉन वी। ऐसे ही अगर हम परसेंटेज की बात करें तो इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ पर अगर एक्स पर यूनिट निकालें तो एक्स पर यूनिट कितना होता है, ये हो जाएगा एक्स एक्चुअल अपॉन जेड बेस, तो ये आई इंटू एक्स अपॉन वी होता है एक्स पर यूनिट के बराबर। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 पर यूनिट, तो आंसर यहाँ पे 4 पर यूनिट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर यूनिट रिएक्टेंस ऑफ 30 MVA 13.2 kV अल्टरनेटर इज 0.4 पर यूनिट। मतलब कि बेस कितना है 30 MVA, बेस वोल्टेज कितना है 13.2, उसमें पर यूनिट रिएक्टेंस कितना है 0.4। अब ये कह रहा है कि 13.8 kV और 50 MVA की बेस वैल्यू के लिए पर यूनिट रिएक्टेंस कितना होगा। तो यहां पर ये वैल्यू क्या है, ये ओल्ड वैल्यूज है बेटा, और ये नए बेस पे अब पूछा जा रहा है। तो बहुत सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो। आपको पता है कि x पर यूनिट न्यू किसके बराबर है, साथ साथ ध्यान रखना है x पर यूनिट ओल्ड इनटू MVA क्या हो जाएगा न्यू अपॉन MVA क्या हो जाएगा ओल्ड, ये बेस वैल्यू है, इनटू KV बेस ओल्ड डिवाइडेड बाई KV बेस न्यू का होल स्क्वायर। ये ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है, तो बताइए कितना हो जाएगा। x पर यूनिट ओल्ड कितना है, x पर यूनिट ओल्ड 0.4 है, तो 0.4 नए MVA पे मतलब कितना 50 पे, पुराना कितना है बेटा, पुराना है आपका 30 इनटू नया अगर देखें बेस वोल्टेज और पुराना बेस वोल्टेज दोनों को ध्यान दे तो पुराना कितना है 13.2 डिवाइडेड बाय नया कितना है 13.8 का होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कितना 13.2 डिवाइडेड बाई 13.8 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 0.9149। तो 0.4 इंटू 5, ये 0 और 0 कैंसिल, ये 0.9149 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 5 से, देन उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं 0.4 से, डिवाइड कर दिया किससे 3 से, तो ये आ जाएगा 0.61, कितना आ जाएगा ये 0.610 पर यूनिट। तो ये x पर यूनिट न्यू आ गया बेटा, x पर यूनिट न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 0.61। तो ये ध्यान रखना है कि x पर यूनिट न्यू, ये आपके CBT 2 में क्वेश्चन आ सकता है SSC JE के। तो अगर CBT 1 में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो वो बहुत सिंपल होगा, कैलकुलेशन वहाँ पे आसान होगा, बट थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन यहाँ पे इन्वॉल्व है तो ये CBT 2 में आ सकता है, बिकॉज वहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड है। तो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा बेटा, आंसर C जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द पर यूनिट इंपेडेंस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर मेजर्ड फ्रॉम प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड्स आर। किसी भी ट्रांसफॉर्मर के केस में जो पर यूनिट इंपेडेंस आपके प्राइमरी साइड है या सेकेंडरी साइड जो मेजर हम कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, बिल्कुल नहीं। डिपेंड्स ऑन द रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ये भी नहीं। डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी ऑफ वाइंडिंग, ये भी गलत है। इक्वल, आंसर डी जो है वो करेक्ट है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर
अगर हम बात करें तो पर यूनिट इम्पीडेंस जो आपके हाई वोल्टेज साइड है वो किसके बराबर होगा, पर यूनिट इम्पीडेंस ऑन लो वोल्टेज साइड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ट्रांसफॉर्मर के केस में जो हाई वोल्टेज साइड का पर यूनिट इम्पीडेंस है वो लो वोल्टेज साइड के पर यूनिट इम्पीडेंस के बराबर होगा। तो यहां पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो पर यूनिट वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो एक्चुअल अपॉन बेस होती है। क्या होती है, एक्चुअल अपॉन बेस। तो हाई वोल्टेज साइड एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है, उसका बेस इंपेडेंस अलग होगा। ऐसे ही लो वोल्टेज साइड अगर देखा जाए तो उसकी भी एक्चुअल वैल्यू और बेस वैल्यू डिफरेंट है, बट इनका जो रेशियो होगा वो हमेशा ध्यान रखना कि सेम आता है। तो पर यूनिट इंपेडेंस ऑफ हाई वोल्टेज साइड इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, पर यूनिट इंपेडेंस ऑन लो वोल्टेज साइड। इज दैट क्लियर? इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द पर यूनिट इंपेडेंस ऑफ अ सर्किट एलिमेंट इज 0.15। एक सर्किट एलिमेंट है जिसका पर यूनिट वैल्यू कितना है, 0.15 है। अब ये कह रहा है कि अगर बेस केवी और बेस एमवीए दोनों को आधा कर दिया जाए, बेस केवी और बेस एमवीए को हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो अब जो नई वैल्यू होगी इंपेडेंस की वो कितनी होगी। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, Z पर यूनिट न्यू बराबर कितना होता है, Z पर यूनिट ओल्ड होता है, इनटू बेटा कितना, MVA न्यू अपॉन MVA ओल्ड, इनटू कितना हो जाएगा, KV ओल्ड अपॉन KV बेस न्यू का होल स्क्वायर। सर ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लिखना चाहते हैं, हमें ये लिखना है Z पर यूनिट न्यू बराबर Z पर यूनिट ओल्ड इंटू S बेस न्यू अपॉन S बेस ओल्ड इंटू V बेस ओल्ड अपॉन V बेस न्यू का होल स्क्वायर। यार कुछ भी लिखो यार, यहाँ डायरेक्टली हमने लिख दिया तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, Z पर यूनिट ओल्ड 0.15 है। अब अगर देखा जाए कि आप क्या कर रहे हो, आप बेस वोल्टेज और बेस केवी, जो भी बेस वोल्टेज है या बेस एमवीए है, इन दोनों को क्या कर रहे हो, आधा कर रहे हो। अगर दोनों को आधा कर रहे हो तो पहले मान लिया कि जो बेस एमवीए था वो कितना था, पहले S था, अब कितना हो गया, S/2 हो गया, मतलब आपने हाफ कर दिया। नेक्स्ट इनटू कितना हो जाएगा, यहां पर अब हम क्या कर रहे हैं, पहले बेस वोल्टेज कितना था V, अब कितना हो गया बेस वोल्टेज नया में V/2 हो गया, तो ये होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये S कैंसिल, तो 0.15 इंटू 1/2 आ गया, इंटू यहाँ पर बेटा देखो V और V/2 कैंसिल, ऊपर जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये 2 से कट जाएगा, 0.30 पर यूनिट आ जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर आप बेस केवी और बेस एमवीए दोनों को आधा करते हो तो यहाँ पर जो नई पर यूनिट वैल्यू हो जाएगी वो हमेशा क्या हो जाएगी, अपनी प्रीवियस वैल्यू का, पास्ट वैल्यू का 2 गुना हो जाता है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है क्या, कि इफ़ KV base and MVA base are halved, ध्यान रखना है कि अगर KV बेस और MVA बेस हाफ्ड हो जाएगा तो पर यूनिट वैल्यू कितनी हो जाएगी, न्यू 2 गुनी हो जाएगी ओल्ड वैल्यू की। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो नई वैल्यू होगी वो पुरानी वैल्यू की 2 गुनी हो जाएगी। तो ऐसे ये चीज़ आप जनरलाइज कर लो कि अगर आप KV बेस और MVA बेस को क्या कर देते हो, आधा कर देते हो, तो हमेशा जो नई वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, पुरानी वैल्यू का 2 गुना हो जाएगा। या आप सिंपली फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर C करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि फॉर अ गिवन वोल्टेज एंड बेस वोल्ट एम्पियर, मतलब हमें गिवन वोल्टेज गिवन है और बेस वोल्ट एम्पियर गिवन है, ठीक है। द पर यूनिट इंपेडेंस वैल्यू इज X, मतलब जो पर यूनिट वैल्यू है वो कितनी है इंपेडेंस की, तो Z पर यूनिट ओल्ड कितना है, ये X है। अब ये कह रहा है कि अगर बेस वोल्टेज को क्या कर दिया, डबल कर दिया, और बेस वोल्ट एम्पियर को क्या कर दिया, आधा कर दिया। ध्यान रखना है यहाँ पे बेस वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, और बेस वोल्ट एम्पियर को क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, तो पर यूनिट इंपेडेंस कितना होगा। तो हमें पूछ रहा है Z पर यूनिट न्यू बराबर कितना, तो बेटा Z पर यूनिट ओल्ड इंटू S बेस क्या होता है, न्यू अपॉन S बेस ओल्ड इंटू V बेस ओल्ड अपॉन V बेस न्यू का होल स्क्वायर। तो बहुत सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ये X है, ये मान लिया X ऐसे लिख दिया, इंटू S बेस न्यू
क्या किया है, एस बेस को आपने आधा कर दिया है। तो पहले कितना था एस, अब कितना है एस बाई 2 हो जाएगा। पहले बेस कितना था एस, अब कितना है, इसको आधा कर दिया तो ये एस बाई 2 हो जाएगा। इनटू यहाँ पर वी ओल्ड कितना था वी, अब इसको कितना कर दिया है 2 गुना कर दिया है, तो ये 2v का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो ये कितना हो जाएगा x इंटू, ये कैंसिल 1/2 इंटू यहाँ पर आप देखोगे 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा x/8 के बराबर आ जाएगा। या इसी को हम लिख सकते हैं 1/8, 1/8 का मतलब 0.125x के बराबर आ जाएगा। तो z पर यूनिट अगर हम न्यू कैलकुलेट करें तो z पर यूनिट न्यू किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 0.125x के बराबर आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कह रहा है कि अ सिंक्रोनस जनरेटर रेटेड 11 kV 50 MVA हैज अ पर यूनिट इम्पिडेंस ऑफ 0.2 ऑन इट्स ओन बेस। हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप पावर सिस्टम नेटवर्क में जाते हैं तो जब भी सिलेक्शन ऑफ बेस देखते हो तो हमेशा जो वहाँ पर जनरेटर होता है उनकी रेटिंग को ही आप क्या कर सकते हो, एज अ बेस वैल्यू ट्रीट कर लो। इससे ये होता है कि उस पर्टिकुलर जनरेटर के लिए हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसका जो पर यूनिट वैल्यू है वही क्या है, उसका एक्चुअल पर यूनिट सिस्टम का वैल्यू होगा। लेकिन जब आप नए बेस पे कैलकुलेट करोगे तो उस नए बेस पे अगर देखें तो उसके हिसाब से अब उनकी पर यूनिट वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे कह रहा है कि सिंक्रोनस जनरेटर जो कि 11 kV 50 MVA है, उसका पर यूनिट इंपेडेंस कितना है 0.2 पर यूनिट उसके खुद के बेस पे, मतलब कि उस समय बेस वोल्टेज कितना है 11 kV और बेस MVA कितना है 50 MVA। अब ये कह रहा है कि देन इंपेडेंस रिफर्ड टू 22 kV 150 MVA, मतलब वोल्टेज को क्या कर दिया 2 गुना कर दिया और MVA रेटिंग को क्या कर दिया 3 गुना कर दिया। तो इस पर हमें बताना है कि कितना उसका पर यूनिट इंपेडेंस होगा। तो बेटा Z पर यूनिट न्यू बराबर कितना होता है, Z पर यूनिट ओल्ड होता है इंटू ये क्या होता है MVA बेस न्यू अपॉन MVA बेस ओल्ड। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ बेटा ताकि ये चीज़ें आपको याद हो जाएं, KB बेस ओल्ड अपॉन KV बेस न्यू का होल स्क्वायर। ये बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये आपको याद हो जाए। तो Z पर यूनिट ओल्ड कितना है 0.2 इंटू MVA बेस न्यू, तो नया MVA कितना है 150, पुराना कितना था यार 50, इंटू KV बेस न्यू कितना है, अगर हम बात करें कि KV बेस न्यू जो है वो 22 kV हो गया, पहले कितना था 11 kV का होल स्क्वायर। तो यहाँ 0.2 इंटू ये कितना जाएगा आपका 3 बार इंटू ये कितना हो जाएगा 1/4। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.6 डिवाइडेड बाई 4 0.15 पर यूनिट। तो ये आपका Z पर यूनिट न्यू आ जाएगा। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 0.15 पर यूनिट। कैसे भी क्वेश्चन आए केवल और केवल उन क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है और जैसे ही आप पढ़ोगे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या दिया हुआ है और क्या पता करना है। इज दैट क्लियर? और आपको कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये 3 चीज़ बेटा बहुत ज़रूरी है, क्या पता करना है, दूसरा क्या दिया हुआ है, तीसरा इन दोनों वैल्यूज़ जो अननोन है या जो दी गई वैल्यूज़ हैं इनके बीच क्या रिलेशन है। अगर ये 3 चीज़ें आप बता पाते हो किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, समझ पाते हो, तो आप आसानी से कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द पर यूनिट सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑन द बेस वैल्यू। ये सिंपल सा दिया हुआ है कि बेस वैल्यू आप 200 MVA एंड 20 kV। When 100 MVA with 20 kV synchronous generator has 1 per unit synchronous reactance। तो यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया, पहले क्या दिया होता था ओल्ड वैल्यूज और नई वैल्यूज पे बताना था। इस बार क्या दे दिया है कि सिंपली नई वैल्यूज को पहले मेंशन कर दिया है और ओल्ड वैल्यूज पे ऑलरेडी पर यूनिट वैल्यूज उसकी मेंशन की है। तो ये कह रहा है कि जब 100 MVA 20 kV का सिस्टम था तो उस समय सिंक्रोनस जनरेटर का पर यूनिट रिएक्टेंस कितना था 1 पर यूनिट का। अब ये कह रहा है कि जो नया 200 MVA और 20 kV है उस पर आपको बताना है। तो बेटा एक चीज आप देखो कि क्या आपने बेस kV के साथ कोई छेड़खानी की, नहीं, मतलब बेस kV क्या है सेम है। अगर बेस kV सेम है तो आप KV बेस ओल्ड अपॉन KV बेस न्यू का होल स्क्वायर तो 1 ही आएगा।
तो यहां पर आप केवल और केवल किसको दो गुना कर रहे हो, एमवीए को दो गुना कर रहे हो। जब एमवीए दो गुना हो जाएगा तो पर यूनिट रिएक्टेंस भी क्या हो जाएगा आपका, दो गुना हो जाएगा, तो 2 पर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। तो बिना देखे आप इसका आंसर लगा सकते हो। लेकिन अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो पहले आप सिंपल सा फॉर्मूला लिखो, एक्स पर यूनिट न्यू बराबर एक्स पर यूनिट ओल्ड बताया था, इनटू कितना एमवीए न्यू, अपॉन कितना एमवीए ओल्ड, इनटू कितना हो जाएगा केवी बेस ओल्ड अपॉन केवी बेस न्यू का होल स्क्वायर। अब आप बताओ कि पहले 20 केवी था, अब भी 20 केवी है, इसका मतलब कि 20 और 20 कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म तो 1 ही रहेगा ना बेटा। क्यों? बिकॉज आप क्या कर रहे हो, बेस वोल्टेज के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हो। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्स पर यूनिट ओल्ड कितना है 1, एमवीए न्यू नया कितना हुआ बेटा 100 या 200, 200 नया हो गया, पहले कितना था 100 था, इनटू ये कितना आया, ये तो 1 ही आया। तो यहां पर साफ देख रहे हो कि एक्स पर यूनिट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एमवीए के, न्यू के। और अगर एमवीए न्यू दोगुना कर दिया दैट मींस ये एमवीए उसकी जो बेस पावर है वो दोगुनी कर दी, तो पर यूनिट भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, जब तक कि उसके बेस वोल्टेज के साथ कोई छेड़खानी न की गई हो। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, ये आ जाएगा 2 पर यूनिट। तो x पर यूनिट न्यू किसके बराबर, 2 पर यूनिट के बराबर, आंसर ऑप्शन ए। तो याद रखना कि एट कांस्टेंट बेस केवी या बेस वोल्टेज, एट कांस्टेंट बेस वोल्टेज इफ MVA base is doubled, if MVA base is doubled, then per unit value of reactance or impedance will also gets doubled। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो एट अ कांस्टेंट बेस वोल्टेज अगर आप बेस पावर को दोगुना करते हो तो पर यूनिट रिएक्टेंस या पर यूनिट इंपीडेंस भी दोगुना हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, यहाँ पर तो इतने क्वेश्चंस हमने बेटा सॉल्व किए और ये सारे क्वेश्चंस बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है बेटा, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि पर यूनिट वैल्यूज़ क्या होती है। तो याद रखना है एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू दोनों सेम यूनिट में होनी चाहिए। पर यूनिट कन्वर्जन जब भी आप करते हो तो क्या कभी भी फेज एंगल या पावर फैक्टर में कोई चेंज होता है? नहीं, कोई भी पावर फैक्टर या फेज एंगल में चेंज नहीं होगा। ये केवल सिस्टम के मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करता है। पर यूनिट सिस्टम के एडवांटेज क्या है, कैलकुलेशन काफी आसान हो जाता है और जो डिसकंटिन्यूटी ट्रांसफार्मर द्वारा आ रही थी उसको भी हमने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि ट्रांसफार्मर में दोनों साइड जो पर यूनिट इंपेडेंसेस होते हैं, चाहे वो लो वोल्टेज साइड हो या हाई वोल्टेज साइड हो, दोनों साइड सेम होते हैं। कन्वर्जन अलग अलग वैल्यूज बेस पे अलग अलग होता है पर यूनिट वैल्यूज का। हमेशा ध्यान रखना है कि एक्स पर यूनिट ओल्ड या जेड पर यूनिट ओल्ड जो न्यू है वो जेड पर यूनिट ओल्ड इनटू बेस पावर न्यू अपॉन बेस पावर ओल्ड इनटू बेस वोल्टेज ओल्ड अपॉन बेस वोल्टेज न्यू का होल स्क्वायर होता है। और ये फॉर्मूला सारे आपको याद रखने पड़ेंगे और जैसे ही ये फॉर्मूला याद हो जाएगा बेटा पर यूनिट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और उसके साथ साथ पर यूनिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम फॉल्ट एनालिसिस करते हैं। तो फॉल्ट एनालिसिस के केस में पर यूनिट सिस्टम आपका काम आएगा और उसके साथ साथ जब हम ट्रांसफॉर्मर या सिंक्रोनस मशीन डिस्कशन करेंगे देन वहां पर भी पर यूनिट सिस्टम की आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये पर यूनिट सिस्टम आप अच्छे से समझ लो, आपको कोई भी दिक्कत आगे नहीं होगी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ऐसे ही पढ़ते रहिए यार। और